अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, दावे और हकीकत। यकीनन जो कुछ दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बनी हुई है, उस हवाले से हुकूमत के जो दावे हैं वो अपने मकाम पर एक जानिब हैं, और दूसरी जानिब जो वाक़तन जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो अपने मकाम पर है। और फिर साथ ही साथ इसके साथ अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया दिनों में एक पेशरफ्त हुई, यानी जंग बंदी का जो मुआहदा किया गया था 2003 में, इसको बरकरार रखने, यानी जो वायलेशंस हुआ करते थे इसको जो है ख़त्म करने और इसकी बरकरारी के हवाले से एक इत्तेफाक किया गया। तो बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। इस हवाले से हर जानिब से इसका खैर मकदम किया गया। तो बहरहाल जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है और यहाँ के लोगों के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो क्या हैं, हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या हैं, और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिलिटेंसी के जो वाक़यात हैं क्या वो वाकई कंट्रोल कर लिए गए हैं जिस तरह से हुकूमत का दावा है। और बहरहाल चाहे देरीना मसले की बात हो या मौजूदा सूरत हाल की बात हो, वो किस तरह की सूरत हाल है, इस पर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, क़लमकार व मुसन्निफ़ गौहर गिलानी साहब फ़ोन लाइन के ज़रिए, और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ चुके हैं सैयद फ़ज़ल काशानी साहब, सदर कश्मीर स्टूडेंट्स पार्लियामेंट, एक जहादकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दोनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से गौहर साहब का शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी, किसी वजह से कुछ तकनीकी मसला है शायद स्काइप पर। गौहर साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। फजल साहब, आपको मिल रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं गौहर साहब से भी चाहूँगा कि पैनल इनसे रब्ता करे, शायद लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, गौहर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने बताया अभी आपको कि हम मुख्तलिफ जो सूरत हाल बनी हुई है जम्मू कश्मीर की, इस हवाले से बात कर रहे हैं। स्काइप के ज़रिए शायद गौहर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन वो हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं। फ़ज़ल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाइया में बताया कि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद जिस तरह से हुकूमत के दावे हैं और हुकूमत का जो कुछ कहना है वो भी एक अपने मकाम पर है, और उसके साथ साथ जो ज़मीनी सूरत हाल है वो क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ख़ुरबतें पैदा हुई हैं और जो इत्तफाक हुआ है, यानी जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ था उसकी बरकरारी के हवाले से, तो इसका इम्पैक्ट वाक़तन क्या हो रहा है और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ ओवरऑल जो सिचुएशन है, हालात हैं, मसाइल हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे एक मुख्तसर से प्रोग्राम में कि हम उस पर नज़र डालें। तो बहरहाल सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा गौहर गिलानी साहब से। गौहर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद जो दहली की जानिब से जो कुछ यानी कि कहना है सारे देश को, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वाकई जो मसाइल का एक सिलसिला था वो ख़त्म हो गया जम्मू कश्मीर के हवाले से? देखिए, जहां तक दफा 370 के हटने का मसला है, ये यहाँ की जो सियासी जमातें हैं जिनमें मुख्तलिफ नजरियाती धड़े के जो है धड़े शामिल हैं, अभी आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सन 1939 से यहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक ताज़ा बयान आज सामने आया है जिसमें उनके सारे जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने कहा है कि अगस्त 5 के बाद, जो अगस्त 5 का जो मसला है, उसके बाद से नई दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो एक ब्रिज था वो भी अब उसमें ज्यादा मजीद खलल पड़ा है और मजीद एलियनेशन उनका कहना है कि बढ़ गई है।
और जहां तक बाकी जैसे यहाँ का एक बड़ा इदारा है कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है कि गुज़िश्ता 18 महीनों में 5 लाख जो बॉयज एंड गर्ल्स उन्होंने अपनी जो जॉब से हाथ धोया है। जो टूरिज्म की सनत है, जो सयाहत की सनत है, जो जीडीपी को 6% तक कंट्रीब्यूट करती है, उसमें नॉर्मल ये होता था कि एक सीजन में तकरीबन 10 लाख जो है वो सयाह आते थे मुख्तलिफ ममालिक से भी और भारत भर से भी, और बाकी जो यात्री वगैरह इस तरह के। तो उसमें गुज़िश्ता 18 महीनों से टूरिज्म डिपार्टमेंट के ही फिगर्स हैं, सिर्फ 84,000 लोग आए हैं। तो उसके बाद भी जो पैरामीटर्स हैं, एक्सेस नाउ एक नई दिल्ली में एक एनजीओ है जो ट्रैक करती है इंटरनेट शटडाउन्स को। उनका कहना है कि इसमें 550 दिन का जो इंटरनेट शटडाउन रहा वो दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट डिजिटल अपार्थाइड है। तो इस तरह की चीजें हुई। पीडीपी की जो सदर हैं, जो अभी तक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी, मखलूत हुकूमत जो थी भाजपा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनका कहना है कि उनका पासपोर्ट नहीं दिया गया। उनकी मां जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया हैं, उनका पासपोर्ट रिजेक्ट किया गया है एडवर्स सीआईडी रिपोर्ट की वजह से। तो ये जमीनी हालात हैं जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है गुज़िश्ता 18 माह में। लेकिन इसके बरक्स जो एक नैरेटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से आ रहा है वो यही है कि सब कुछ ठीक है, कोई मसला है ही नहीं। तो उस तरह का एक वन साइडेड नैरेटिव है, क्योंकि बाकी जहां तक अगर सियासत की आप बात करें तो सियासत ये कहना गलत नहीं होगा कि जमूद का शिकार है। कुछ लोगों को तो कहने का हक भी नहीं है, कि जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, ना तो फ्रीडम बिफोर एक्सप्रेशन है, ना तो फ्रीडम आजादी इजहार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ना ही फ्रीडम आफ्टर एक्सप्रेशन है। तो ये मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ ये हालात हैं जमीन पर। ठीक है, हालांकि आपने जितनी बातें कही हैं इस हवाले से अगर एक एक मामले को अलग अलग करके देखें और फिर वाक़तन दिल्ली की जानिब से जो कहा जा रहा है, यानी चाहे हमारे प्रधानमंत्री की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें, या फिर वाक़तन जो एलजी इंतज़ामिया है उसके हवाले से बात करें, तो बहुत सारे अचीवमेंट की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं। तो बहरहाल शायद काफ़ी तवील होगा नाज़रीन, लेकिन हम कोशिश ज़रूर इसमें ये करेंगे कि वाकई जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम देख रहे हैं, यानी आज जो देख रहे हैं और फिर दफ़ा 370 को जो ख़त्म किया गया था उस वक्त किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की सूरत हाल थी, या फिर उससे पहले के जो हालात थे वो क्या थे। यकीनन ये एक ऐसा मामला है जिस पर अगर हम गौर करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हमको इल्म हो सकेगा। लेकिन बहरहाल जो एक स्टेरियोटाइप या फिर हम कहें कि एक रिवायती तर्ज पर जो कुछ दिल्ली की मीडिया की जानिब से चलता है, तो हम उस रिवायत को भी फॉलो नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि वाक़तन हक़ाइक़ क्या है उसको हम फैक्ट्स की बुनियादों पर, जो ज़मीनी सूरत हाल है उसकी बुनियादों पर परखें। बहरहाल मैं फ़ज़ल साहब आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे जिस तरह से अभी गौहर गिलानी साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ुद अपने आप में सवाल हैं कि दफ़ा 370 के बाद क्या हुआ है। लेकिन देखें, इन्वेस्टर्स को हमने मुतारफ़ किया है बहुत सारा, और फिर अभी जो सूरत हाल है यानी मिलिटेंसी का, इसको हमने बहुत कवर किया है। बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स मारे गए हैं, और अब तो ये है कि देश भर से हर कोई जम्मू कश्मीर का रुख कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और फिर अब तक इल्ज़ामात ये थे कि पड़ोसियों से ताल्लुक़ात बेहतर नहीं है, लेकिन देखें सबसे बड़ा जिसको दुश्मन कहा जाता था मुखालिफ मुल्क पाकिस्तान, उससे भी यानी हमारी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। तो इस एतबार से ओवरऑल सरहदात पर भी अभी जो है यानी कि अमन व अमान नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है, और वो संगबारी के वाक़यात, वो बंद की कॉल्स, वो सारी चीज़ों से नजात मिल गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया बाकी साहब। देखिए, आपने तीन चीजों का जिक्र किया, मैं एक एक पे आपका जवाब दूंगा। आपने पहली चीज बोली कि जो इन्वेस्टर्स की आने की जो बात आपने कही, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आने का, देखिए जितना भी ये प्रोसेस है ये अभी 370 हटने के बाद से आज तक ये सिर्फ कागजी है। अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखिए, ग्राउंड सिचुएशन मेरे भाई गौहर साहब ने अभी आपको बताया कि 5 लाख नौजवानों की नौकरियां चली गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर उठता है कि वो जो पार्लियामेंट में 370 हटने के बाद जो दावे किए गए थे, नौकरियां देने की बातें की गई थी,
रोजगार देने की बातें की गई थी, वो जमीनी सतह पे तो उल्टा ही चल रहा है। रोजगार देना तो छोड़िए, हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार थे, चाहे वो माइनिंग इंडस्ट्री से हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, उनके तो रोजगार चले जा रहे हैं। दूसरी चीज आपने कही कि अब मिलिटेंसी की वाकयात जो आपने बोला कि कम हुए, मैं आपको बता रहा हूँ वाकिफ साहब, आपके न्यूज चैनल के जरिए आपको भी इस चीज का डेटा होगा कि जितने सालों में हमने श्रीनगर जो कैपिटल है, स्टेट का जो कैपिटल था हमारा, उसमें जब हमने इतने सालों से एनकाउंटर्स नहीं देखे, लेकिन आज आप देखिए, आज आए दिन एनकाउंटर्स हो रहे श्रीनगर में, दिन दहाड़े मतलब एनकाउंटर्स हो रहे, चाहे वो मिलिटेंट्स मर रहे हैं, चाहे वो हमारे JNK पुलिस के जवान मर रहे हैं। लेकिन कहीं ये जो ऐसा दावा है कि मिलिटेंसी कम हो गई है, जो पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्टर साहब ने दावा किया था कि इससे मिलिटेंसी कम होगी, वो तो उसका भी जमीनी सतह पे उल्टा ही चल रहा है। मिलिटेंसी की वाकयात बढ़ गए हैं, जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत समझने की ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको मिलिटेंसी में जाने की पे मजबूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दावे आप बता रहे मरकजी सरकार के रहे हैं कि मिलिटेंसी कम हुई है, मुझे लगता है ये कहीं जमीनी सतह से कोसों दूर है। तीसरी चीज जो आप पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात कर रहे थे, देखिए पहले से ये चीज ही एक सोल्यूशन था, मसले कश्मीर का यही एक सोल्यूशन था कि जो दो मुल्क है वो आपस में टेबल पे बैठ के बात करें और कश्मीरी की जो सेंटिमेंट है, कश्मीरी अवाम के जो चाह है, उनको एड्रेस करें। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। और आपने देखा होगा कि जब भी ये सीज फायर के ऊपर स्टेटमेंट आया दोनों मुल्कों की तरफ से, कश्मीर का हर एक बाशिंदा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर नॉन पॉलिटिकल पार्टी, सबने इसका खैर मकदम किया, क्योंकि सबको इस चीज का मतलब, हम स्पेशली कश्मीरियों का बोल सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पहले से पता है कि इस मसले का हल जो है बातचीत से ही होगी। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से हो या कश्मीर के लोगों से, क्योंकि इसमें कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, तब इस मसले का हल होगा। तो इस चीज का सबने खैर मकदम किया है, हम भी खैर मकदम करते हैं, और आने वाले टाइम में इसके और क्या डेवलपमेंट आगे होंगी पॉजिटिव तरीके से, उस चीज का जो है कश्मीर के लोग जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कैसा होगा। लेकिन ओवरऑल जो अगर करंट सिचुएशन बताए, करंट सिचुएशन ऐसी है कि कश्मीर की अवाम इस टाइम पे इकोनॉमिकली, जॉब की मतलब एम्प्लॉयमेंट के तरीके से इकोनॉमिकली पीछे चलती जा रही है, आगे बढ़ने का कोई हमें रास्ता अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है गौर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखें जो भी सूरत हाल होती है अभी, मतलब ठीक है 18 महीने ही हुए हैं, अब हुकूमत को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। एक बहुत देरीना मामला था और हालात ख़राब थे पिछली सरकारों में, वो ताकत नहीं थी जो इस सरकार ने जो है कर दिखाया, यानी दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ा यानी अहम बड़ा क़दम उठाया। तो बहरहाल इसके साथ दिल्ली का जिस तरह से दावा है कि तमाम मसाइल जो है ख़त्म हो गए। अब जहाँ तक बात की जाए कि अमन के हवाले से, बिलखुसूस यही सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था, तो आज मतलब सरहद पार से हरीफ मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उससे जो है बातचीत हो जाती है, तो उसके असरात फौरी तौर पर नज़र आ रहे हैं कि वो हालात जो है नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तो बहरहाल अब बात यह है कि जो सियासी मामलात है, सियासी यानी अमल की बहाली की बात है, ये सारी चीज़ें रफ्ता रफ्ता ज़रूर हो जाएंगी। लेकिन एक अचीवमेंट ये हुआ है कि कश्मीर में जो बंद हुआ करता था, कश्मीर में जो बंद की कॉल्स हुआ करती थी, बाज़ार बंद हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें बकौल खैर महबूबा मुफ्ती आज तो कुछ और कह रही हैं, लेकिन उस वक्त जब वो कहा करती थी कि 5% लोग, तो वही बस 5% लोगों को जो है कंट्रोल कर लिया, तो हालात जो है जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक हो गए। देखिए बाकिर साहब, मुझे नहीं पता कि आपका जो तज्जिया है, मेरा ख्याल है कि जो भी सहाफ़ी होते हैं उनका तज्जिया आदिलाना होना चाहिए। और मैं तो बस आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं जी, मैं ताकि आप जवाब दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है, आपने हद मुतारिका पर जो जंगबंदी का जिक्र किया, जैसे मेरे जो यहाँ पैनलिस्ट है, को पैनलिस्ट सईद फजल साहब ने भी कहा कि कश्मीर में आपको कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा या कोई भी सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा या कोई भी ओपिनियन मेकर या कोई भी सहाफ़ी या आम लोग ऐसे नहीं मिलेंगे
जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के खिलाफ बोलेंगे। सब ये चाहते हैं, यहाँ की एक गालिब अक्सरियत का यही मौकिफ है कि जब भारत और पाकिस्तान आपस में दोस्ती करेंगे, उसी से कश्मीर का मसला भी हल होगा, कश्मीरियों के मसाइल भी हल होंगे। तो उसमें अगर आप मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान एक किताब की मानिंद है, तो उसमें कश्मीर और कश्मीरियों का एक बाब तो होना चाहिए, एक चैप्टर। ये सिर्फ उनका मुतालिबा है कि आप कश्मीर को एक ब्रिज, एक पुल की हैसियत से इस्तेमाल कीजिए और इसी के जरिए आपके मसले भी हल होंगे। तो आप अभी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी अब जो है मोदी जी को खत लिखा है। इसी तरह जो बाजवा साहब का बयान आया था पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने भी कहा कि अब ये हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आप इसमें अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका इसमें जो है सालिस का किरदार अदा कर रहा है, या मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है, या ये सब कुछ बीजिंग की तरफ से हो रहा है। जिस तरह आपने देखा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी जो कशीदगी थी इतने महीनों तक, तो उसमें जब चीन की तरफ से भी एक बयान सामने आया था। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जिससे पहले भी मेरा कमेंट था उसमें सिर्फ फैक्ट्स थे। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट थी, महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट थी, एक्सेस नाउ की रिपोर्ट थी। मैंने खुद से कुछ नहीं कहा। और इसी तरह बीजिंग ने रिएक्ट किया था, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिएक्ट किया था कि लद्दाख को यूटी बनाने पर उन्होंने एतराज किया था और कहा था कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे एक जो है चैलेंज है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो ये टू फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन बनी थी, और अब उसमें जो तब्दीली आई है जब से बाइडेन इंतजामिया ने चार्ज संभाला अमेरिका में, तो उससे जो है कश्मीर में भी एक जो है उम्मीद की किरण ये है कि अगर ये सब मामलात जियोपॉलिटिकल जो मामलात हैं और उसमें अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं कश्मीरियों की बेहतरी भी होगी। लेकिन जो आपने बाकी जो दावों की बात की है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक मीडिया पॉलिसी यहाँ बनाएगी, मीडिया पॉलिसी 2020, जिसमें एक क्लर्क और एक ब्यूरोक्रेट को इतने पावर्स दिए गए हैं, वो किसी भी एडिटर, मुदीर, प्रोप्राइटर या रिपोर्टर या किसी भी जर्नलिस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसको किसी भी नाम पे, सेडिशन के नाम पे, एंटी नेशनल के नाम पे या फेक न्यूज के नाम पे उसको जेल ले जा सकता है, उसके खिलाफ केस दायर कर सकता है। तो जो ये बॉलीवुडाइजेशन जो आप कर रहे हैं कि बॉलीवुड आ रहा है, फिल्में बन रही है तो सारे मसले हल होंगे, ये बॉलीवुडाइजेशन से कश्मीर का कोई हल होने वाला नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ के मसले अगर आपको जानने हैं तो वो आपको कश्मीरियों के नजरिए से जानने होंगे, उसको आपको दिल्ली या हैदराबाद से नहीं। क्योंकि अगर मुझे हैदराबाद के मसाइल पे बात करने के लिए बोला जाएगा तो मुझे क्या इल्म होगा वहां के जमीनी हकायक का। तो जब तक आप वो जो है, जो उस जमीन पे रहने वाले लोग हैं, उनके नजरिए का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी राय का एहतराम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा तज्जिया आदिलाना तज्जिया होगा। ये मेरा कहना है। ठीक है, मैं गिलानी साहब बिल्कुल आपने जो इख्तिताम किया है कि वाकई जो जहाँ के रहने वाले हैं वो जानते हैं बखूबी कि जो है वाकई सूरत हाल क्या है और दरअसल वो क्या चाहते हैं। लेकिन इस हवाले से ज़रूर मैं फजल साहब से सवाल करूँगा और फिर वही सवाल लेकर आपकी तरफ भी आऊँगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख चूँकि पहले एक था, तो यहाँ पर अगर जिस तरह से आपने कहा कि लोग क्या चाहते हैं, इनकी उमंगें क्या हैं और क्या सूरत हाल है, तो यहाँ पर फजल साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि तकसीम हमको नज़र आती है, जम्मू के लोगों के नज़रियात कुछ, लद्दाख के लोगों के अहवाल, हालात, सियासी मुतालबात कुछ और फिर साथ ही साथ कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं वो, और फिर कश्मीर में हम जाते हैं तो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं और फिर इनके भी नज़रियात बिल्कुल एक दूसरे से मुतज़ाद। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई जो कश्मीरी हैं वो चाहते हैं, तो क्या ये एक सवाल बन जाता है, क्योंकि आपस में जो है एक तज़ाद नज़र आता है हमको। जी देखिए, अगर आप कश्मीरी नौजवान के एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो देखिए सब चाहते हैं कि हम उनकी तरक्की हो, उनके आने वाले नस्लों की तरक्की हो। लेकिन देखिए, आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी इलाके के लोगों को आप डेवलपमेंट के नाम पे बेइज्जत नहीं कर सकते। जो 2019 5 अगस्त को हुआ था, वो कश्मीरियों को, कश्मीरी नौजवान खासतौर पे समझती है कि आज भी उनको लगता है कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है। चाहे अगर उसके बाद 370 हटने के बाद नतीजे कुछ जमीनी सतह पे नतीजे कुछ और होते कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, नौजवानों को नौकरियां मिल रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो
तो लोगों का एटलीस्ट जो है एलिनेशन कम होता। लेकिन जब उल्टा हो रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं उससे उल्टा हो रहा है, तो कश्मीर की नौजवान यही चाहती है कि जो भी उनका हक है उनको इज्जत और एहतराम के साथ वो दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हमें किसी के सामने मांगने की जरूरत है। हम एक खुद मुख्तार कौम है, हमें पता है कि अपने पैरों पे खड़ा कैसे रहा जा सकता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो मरकजी सरकार को चाहिए कि वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करे, ना कि जबरदस्ती कोई कानून बना के कोई जैसे 5 अगस्त को हुआ था वैसे नहीं चाहते हैं। तो अगर आप लद्दाख के या जम्मू के भी लोगों की बात करते हैं, उनके लिए भी ये एक सरप्राइज था जब 370 हटा, क्योंकि किसी की राय, किसी से जानकारी कुछ पूछा नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि नौजवान को आज डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट विद डिग्निटी चाहिए। ठीक है फजल साहब, मैं गौर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा, मतलब कोई भी इन जनरल अगर हम कॉमनली बात करें तो किसी भी धरती पे रहने वाला, किसी भी शहर में रहने वाला, किसी भी रियासत में रहने वाला, वो यही चाहेगा कि अमन और अमान हो और खुशहाली हो और तरक्की हो और रोज़गार मिले और सब जो है अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बहरहाल यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करें तो वही सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए एक कोशिश की जा रही है, दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया। अब जहाँ तक जो रोज़गार की बात है, दीगर मामलात हैं, वो सारी चीज़ें, इसका वादा किया गया है ज़रूर जो है जमहूरी अमल बहाल होगा, असम्बली इंतखाबात होंगे और फिर उसके बाद एक प्रोसेस जो है शुरू होगा। ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा फिर उसके साथ साथ फिर जिस तरह से आपने कहा था कि बिलखुसूस जो मुकामी लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो मैंने बाहर से देखकर मैं सवाल कर रहा हूँ कि ख़ुद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो 3 खित्ते हुआ करते थे, तो वो ख़ुद अपने में आप जो है तकसीम इनमें नज़र ज़रूर आती थी। यही वजह है शायद कि जो है अलग अलग किया गया। देखिए बाकिर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आपने बहुत अच्छा किया कि एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने पूछा। मैं अब आपको एक इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जब भारत की बात आती है, जब भारत दुनिया में अपना जो है अपना मॉडल पेश करता है, तो वो हमेशा यही कहता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतने 30 रियासतें हैं और हर रियासत में अलग अलग जबानें बोलने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि देखिए साउथ इंडिया देख लीजिए, वहाँ तेलुगु भी बोली जाती है, वहाँ कन्नड़ भी बोली जाती है, वहाँ तमिल भी बोली जाती है। फिर आप मगरबी बंगाल जाएं, वहाँ बंगाली बोली जाती है। और हर एक अपने खित्ते का एक अपना कल्चर है, अपनी सकाफत है। तो उसको जब ये सेल किया जाता है ये मॉडल, तो इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि उस वक्त जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग खित्ते हैं और अलग अलग जबानें हैं और अलग अलग सकाफतें हैं, उनको एक ब्यूटी की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो जो लद्दाख खित्ते में अगर बुद्धिस्ट रहते हैं, बौद्ध मजहब के रहते हैं, या करगिल में हमारे मुसलमान भाई हैं, या जम्मू में हमारे डोगरे हैं, या कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान हैं, कश्मीरी पंडित है, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी को इसका दुश्मन करार दिया जाता है। तो इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तरफ पेश नहीं किया जा रहा। तो अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो केजरीवाल की जो है जो पार्टी है उनकी आम आदमी पार्टी, वो कुछ और कहती है, भाजपा कुछ और कहती है, कांग्रेस कुछ और कहता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कुछ और कहती है। क्या उस पे आप ये दलील देते हैं कि देखिए ये तो फलाना तो ये कह रहा है, बाएं बाजू के जमातें तो ये कह रही है, अवामी जो आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है? ये सारे जो है जो नॉर्मल किसी भी सोसाइटी में चीजें होती हैं कि मुख्तलिफ धड़े होते हैं, मुख्तलिफ नजरियात होते हैं, मुख्तलिफ सोच के हामिल लोग होते हैं, तो उस वक्त दूसरी जगहों पे उसको नेगेटिव, उसको मनफी अंदाज में पेश नहीं किया जाता। लेकिन जब सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात होती है, कहते हैं अरे कश्मीर में तो कोई एक ऐसा ये कह रहा है, जम्मू में तो ये तो ब्यूटी होती है किसी भी सोसाइटी में जहां मुख्तलिफ आरा हो और एक ये सिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर की एक हेल्दी एनवायरनमेंट की एक निशानी होती है कि जहां लोग मुख्तलिफ सोच के हामिल हों। लेकिन अब आप इसमें देख लीजिए कि जो दफा 370 की आपने बात की, यहाँ लोग यही कहते हैं कि ये तो एक अरेंजमेंट थी उन लोगों के साथ जिनको यूनियनिस्ट कहते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी। तो उनके साथ जब ये मामला दिल्ली एग्रीमेंट के हवाले से हुआ था, तो उस वक्त ये जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या अमेरिका ने दफा 370 लाया था। ये तो भारतीय आईन के हवाले से ही था, एक पुल की हैसियत से दिल्ली एग्रीमेंट
और फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, तो उसको हटाने को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो मैं तो कहता हूं कि जो 70 साल से जो एक तबका था यहाँ, जिनको आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के नाम दें, तो उनको भी आपने एलिनेट किया। बाकी एलिनेशन तो थी, अब आपने वो पुल भी जो है उनको भी जला के राख में तब्दील कर दिया। तो आज हालात ये हैं कि जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब, उनको भी जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो भारत के होम मिनिस्टर रहे हैं मरहूम मुफ्ती सईद, उनकी बेगम को ये कहा जा रहा है कि इनके लिए एडवर्स मनफी सीआईडी रिपोर्ट है। तो अगर आप इनको, इन हालात को अच्छा और प्रोग्रेसिव कहते हैं, तो मैं वो आप पर वो कंक्लूजन छोड़ता हूं। मैं तो बस आपको सिर्फ जमीनी हकाइक बता रहा हूं कि ये सब चीजें जो है ये यहाँ हालात हैं। और मुझे लगता है देखिए, हर एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को यहाँ कोई सबोटाज करना नहीं चाहता और उसको बहुत वेलकम करते हैं लोग। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेट और डिजिटल अपार्थाइड से या जोर जबरदस्ती से या 7,300 लोगों को गिरफ्तार करके आप मामले हल कर देंगे, या सिर्फ जो जोर जबरदस्ती की वजह से आप अपना एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे, अभी तो आप सेलिब्रेट करेंगे मुख्तसर वक्त के लिए, लेकिन आप और मैं 1-2 साल के बाद फिर बात करेंगे, फिर आप देखेंगे जो है कहते हैं ना, कश्मीर को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ रेपुटेशंस। तो ये एक रेपुटेशन का कब्रिस्तान रहा है 70 साल। तो इसमें कोई भी जल्दबाजी से जो भी कंक्लूजन्स होते हैं वो सही साबित नहीं होते, और तारीख उसकी गवाह है। ठीक है, मैं फजल साहब आपसे जानना चाहूँगा, दुनिया की जमहूरियत पर अगर हम जमहूरियतों पर नज़र डालें और जो लोगों की आवाज़ उस पर नज़र डालें, जो इनका हक़ होता है, तो बहरहाल उसमें एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ाकार होता है कि एक जमहूरी अमल होता है, चाहे इंतखाबात के हवाले से हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ को अगर देखना चाहें, तो मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने तफसीली तौर पर ये एक मतलब एक नज़रियाती मामलात भी हैं सियासी तौर पर, और जो हालात हैं उस पर भी हम, चूँकि वक्त कम है इसमें हम बात कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई जो आवाज़ है वो क्या है? ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं वो जो कह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ है, या फिर वो जो दिल्ली की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है वो आवाज़ है? दर हकीकत है क्या इसका, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो, यानी क्या वो रास्ता रह जाता है? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई कोई भी अगर आपकी बात सुनेगा तो कोई तो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की आवाम का कौन है, क्या है? पिछले 70 वर्षों की अगर तारीख का भी हम जायजा लें। जी देखिए, जहां तक आपने डेमोक्रेसी की बात की, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखिए 2014 की अगर हम बात करें तो इलेक्शन हुए थे, उसमें भरपूर बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। तो हम समझें क्या, बाहर से हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करते हैं हम लोग, हमने रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट किया कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट करके हमने वहाँ के असेंबलीज में यहाँ अपना हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजा। लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ, 5 अगस्त को उसी रिप्रेजेंटेशन का, जिनके साथ इन पार्टियों की, बीजेपी की, जिनके साथ गवर्नमेंट थी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब का मंत्री होना या महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ सरकार बनाना, इन सब ये तो पार्ट रहे हैं गवर्नमेंट के, और इसी पार्टी के पास बीजेपी की पार्ट रहे हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को जब बंद किया जाता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को जब केसों में अटकाया जाता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को जब बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप इस टाइम पे चल रहा है वो किस हाल में है। जब रिप्रेजेंटेशन की बात इलेक्शंस के टाइम आती है, देखिए डीडीसी इलेक्शंस हुए रिसेंटली, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया कि ये जो गुपकार अलायंस बना था, इसको पहले तो भाजपा की तरफ से कई नाम दिए गए कि ये ठगबंधन है, ये नहीं चलने वाला है, ये अपॉर्चुनिस्ट है, फैमिली बिजनेस है। तो उसके बाद भी देखिए गुपकार अलायंस का जो मौकफ रहा 370 के रिलेटेड, वो क्लियर था कि 370 को वापस जो है बहाल किया जाए। वही चीज लेके वो अवाम के पास गए डीडीसी इलेक्शन में, और कश्मीर में अगर आप देखें तो डीडीसी कैंडिडेट्स को जीत मिली जो गुपकार अलायंस के थे।
जी। फिर उन आगे वो पार्टी स्प्लिट हुई, वो दीगर सवाल है। लेकिन इस नैरेटिव को वोट दिया गया कि 370 वापस आना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये क्लियर होता है कि लोगों की एस्पिरेशन क्या है, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि ये तो एक उन्होंने एक आइडिया रखा था सामने लोगों के कि 370 वापस आना चाहिए, इसलिए गुपकार अलायंस बना था। उसके बाद लोगों ने उनको वोट दिया। 370 हटने के बाद भी अब देखिए लोगों ने आके वोट दिया ये सोच के कि जमहूरी तरीके से 370 को वापस लाया जाए। लेकिन मुझे लगता है जो मरकजी सरकार है उन्होंने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, वो समझ नहीं पाए। अगर इस टाइम पे पाकिस्तान से बात हो रही है, अगर इस टाइम पे सीज फायर की बात हो रही है, तो ये तो मतलब इंडिकेशन वो देना चाहते हैं कि कश्मीर में सब नॉर्मल है। तो फिर अगर नॉर्मल कश्मीर में है तो जो हम 5 अगस्त को जो होम मिनिस्टर साहब का बयान अगर हम याद करते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी होने के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा, तो क्यों नहीं है? स्टेटहुड की बात ही आज क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों को धोखे में रखा गया, इसको आज भी रुका नहीं है। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको आज भी ये रोक नहीं रहे हैं। आज भी इसी नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि स्टेटहुड देंगे, डेवलपमेंट देंगे, लेकिन जमीनी सतह से कहीं कहीं दूर है। और डेमोक्रेटिक सेटअप तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साल में डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, जब किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। जो बोलता है उनको यूएपीए के केसेस में लगाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, जो जर्नलिस्ट कश्मीर की आवाम की बात करते हैं, काफी जर्नलिस्ट पे यूएपीए के केसेस लगाए गए। आए दिन उनको जो है पुलिस स्टेशनों में बुला के क्वेश्चनिंग की जाती है उनकी स्टोरीज पे। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो प्रेस का एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो तो खत्म है, वो तो है ही नहीं। तो ये हाल में मतलब इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का निजाम चला रहे हैं और बताया कुछ लेकिन और जा रहा है नेशनल मीडिया के जरिए। ठीक है गौर साहब, मेरा सवाल वही फजल साहब से जो मैंने किया था। 2014 में बढ़ चढ़कर लोगों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अब इसके साथ मैं सवाल मेरा ये है कि ठीक है, लोगों से पूछा जाए तो बिल्कुल इलेक्शंस होंगे, उसमें फिर से लोगों को मौका मिलेगा, वो लोग जो है अपनी राय देंगे और किसी को चुनेंगे। इसके साथ साथ फिर इससे हटकर अगर बात हो तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकईतन कौन है रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, जम्मू का मामला थोड़ा सा अलग कर दें, लद्दाख का अलग हो गया, चलिए कश्मीर की आवाम के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई हु आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन वो लोग हैं जो नुमाइंदे हैं, मतलब ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इसके लिए जो आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब कश्मीर की तारीख में मुज़मिर है। ये इतना आसान सवाल नहीं है जो आपने कहा। देखिए, इंतखाबात भी हुए हैं, जैसा आपने कहा 2014 का जिक्र किया, लेकिन अगर आप और पीछे जाएं 2008 में आपको पता है क्या हुआ। अमरनाथ लैंड रॉ के बाद 4 महीने कश्मीर में हड़तालें रहीं, एहतजाजी मुजाहिरे रहे, 60 से ज्यादा बच्चे मारे गए। उसके बाद 2010 में आपने देखा क्या हुआ। 2010 में लाखों लोग सड़कों पे थे। 1990 का आप 1990 में जाइए, पूरे 5-5 लाख 10-10 लाख के अवाम के जुलूस नजर आए सड़कों पे। तो उसके बाद आप 2014 का इलेक्शन हुआ, इंतखाबात हुए, या अभी उसमें क्या हुआ था कि भाजपा ने पूरा जम्मू में कंसोलिडेट किया था हिंदू वोट। उसके बाद उनको 25 सीटें वहां मिली थी, यहाँ पीडीपी को 28 सीटें मिली थी कश्मीर वादी में, और इसी तरह लद्दाख और वहां की 4 सीटें थी। तो ये जो सारा मामला था, ये इंतखाबात का होना या एहतजाजी मुजाहिरे होना और सड़कों पर, या 2016 में आपने देखा 4 महीने पूरा कश्मीर बंद रहा। तो इसमें 2 तरह के जो लीडरशिप हमारी तारीख में, पिछले 70 साल की बात कर रहा हूँ, 73 साल की, उसमें एक वो नजरियाती धड़ा था जिसको आप कॉन्फ्रेंस भी कहते थे, या उससे पहले जो प्लेबिसिट फ्रंट हुआ करता था। शेख अब्दुल्ला जब बतौर वजीर आजम, वजीर आला नहीं, बतौर वजीर आजम वो जेल भेज दिए गए 23 साल तक मुख्तलिफ अखबार में। तो उस वक्त उनकी जो उनके लेफ्टिनेंट थे, उनके जो क्लोज कॉन्फिडेंट थे, उनका अफजल बेग उनका नाम था। तो उनकी सरबराही में एक जो है तहरीक चल रही थी यहाँ, जिसका नाम था प्लेबिसिट फ्रंट, महाजिराल शुमारी उर्दू में बोलते थे उसको। तो 1975 तक वो मामला चला। उससे पहले अल-फतह भी था। इसी तरह जो 1989 में भी पता आपको क्या हुआ। तो एक धड़ा वो था जो ये कहता था कि जो कश्मीर का मसला है, इसका हल तो 1947 का जब टू नेशन थ्योरी, जो पार्टीशन वगैरह, तो आपको पता है 2 मुल्क बने थे, पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान बना था। और इसी तरह से एक ये था कि जो जवाहरलाल नेहरू आंजहानी,
वो गए थे अक़वाम मुत्तहिदा, वहां भी ये मामला दर्ज है। तो उसमें एक धड़ा तो वो है जो कहता है कि कश्मीर का मसला जो सियासी हल है वो अभी होना बाकी है, और उसको इन जो है उनका आर्गुमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। और फिर दूसरा ये था कि जो कहता था कि जो आर्टिकल 370 की वसातत से ये कहता था कि भारतीय आइन के अंदर ही चाहे कम्युनिकेशंस, फॉरेन पॉलिसी और बाकी, इसके तहत हम अपनी यहाँ जो है हुकूमत चलाएंगे, जो अवामी हुकूमत होगी। उसका आपने देखा अब ये दो मेन धड़े थे। अब इसमें हमेशा ये तजाद था, ये सवाल था कि वाकईतन जो अवामी उमंगे और ख्वाहिशात हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, उनका हकीकी जो उनका रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा है वो कौन है। तो उसके लिए दलील ये थी कि उसके लिए तो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां ना तो पाकिस्तान की बंदूक हो और ना हिंदुस्तान की बंदूक हो, जहां तमाम नजरियाती हामिल के धड़ों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहां किसी को ये डर ना हो कि मैं कोई बात करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा, दोनों अतराफ से। तो वो चूंकि ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी है, इसके इंटरनेशनल डायमेंशंस भी हैं, इसमें चीन भी अब एक फरीक के तौर पे उभर के सामने आया रिसेंट इयर्स में। तो इस सवाल का जवाब जो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह से ग्रेट गेम का शिकार रहा है कश्मीर, पहले कोल्ड वॉर की नजर गया और अब जो नया एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बन रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसमें भी कश्मीर कहीं ना कहीं फिगर कर रहा है। तो इसका ये इंतखाबात भी होते रहेंगे, ये एहतजाज भी होते रहेंगे, लेकिन इसका एक लार्जर डायमेंशन है, एक रीजनल डायमेंशन है और एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है। उन दोनों को समझने की जरूरत है। अगर ये कहेंगे चलो आज मैंने ये किया अब आप बाकी सब भूल जाओ, तो कहते हैं ना सबसे बड़ा इंसाफ जो हिस्ट्री के साथ होता है, तारीख के साथ सबसे बड़ा इंसाफ यही है कि आप उसको ऑनर करें, उस हिस्ट्री को ऑनर करें और उससे सीखें, टू लर्न lessons, to draw lessons from the past। क्योंकि अदरवाइज यही होता है कि जो होलोकास्ट के दौरान 1930 की दहाई में जो जर्मनी में हुआ, जो यूरोप में हुआ, जब जंग अजीम एक उसके बाद दूसरी, तो जब अगर आप ऐसी सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं कि जो लावा जमा होता जाता है और फिर एक दम से लल बिफोर द स्टॉर्म हो जाता है, तब आप कहते हैं ऐसा क्या हुआ। क्योंकि एनालिसिस अगर बिल्कुल सरसरी हो, उसका पूरा डीप कॉन्टेक्स्ट के साथ, सियाको सबाक के साथ अगर आप तज्जिया नहीं होगा और पूरे मामले की जानकारी नहीं होगी, तो हमारे कंक्लूजन्स भी बड़े वो जंपी कंक्लूजन्स होते हैं, जल्दबाजी में कहते हैं कि चलो अब ये ठीक हो गया, अब मैंने ये। आपने मिलिटेंसी का जिक्र किया था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊंगा कि 2018 में 19 में ये बताया गया कि पूरी वादी कश्मीर में 200 के करीब जो अस्करियत पसंद है वो अपना बंदूक लेके वो यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद कहा गया कि एक रिकॉर्ड नंबर 2019 और 2020 में खासकर हमने 235 के करीब, 250 के करीब जो अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। जो इन्फिल्ट्रेशन है जिसको दरअंदाजी कहते हैं, दरअंदाजी 0 हो गई है, अब कोई नहीं है दरअंदाजी। और जो आपने संगबाजी का जिक्र किया, संगबाजी नहीं होती। उसके बाद जो लेटेस्ट फिगर्स है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, कि अभी भी 200 के करीब अस्करियत पसंद है। तो अगर 200-250 मारे गए और कोई आया नहीं कुछ, तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ से हो रही है। तो ये जो है ना कहने सुनने की बातें होती हैं। आपको मैं फिर से यही इल्तिमास, मेरी जो गुजारिश यही होगी कि कश्मीर का जो मामला है, इसके तमाम जो पहलू हैं, अगर उनको और सियाको सबाक के साथ उनका तज्जिया नहीं किया जाए तो हम कभी भी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, बिल्कुल वक्त कम रह गया है, तो मैं फजल साहब से एक सवाल, फिर आखिर सवाल जो है गौहर साहब से ज़रूर करूँगा। देखिए, कौन क्या चाहता है और क्या होना चाहिए था और माजी किस तरह से गुजरा, ये सारी चीज़ें अपने मकाम पर हैं। लेकिन अब एक चीज़ होती है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और वाक़ईतन हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या इससे उम्मीद की जा सकती है। जो कुछ जिस तरह से अभी गौहर साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा पस मंज़र भी ज़रूर है आलमी सतह पर भी, कि कहीं ना किसी तरह से जो है जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने फ़ायदे भी तलाश करती हैं और उससे हटकर फिर जो खित्ते की जो सियासत है, खित्ते के जो अपने मफादात हैं वो अपने मकाम पर जो है शामिल हाल होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखें फजल साहब, हम किसी तीसरे फ़रेक को, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत हो, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं इस मामले में कि किसी तीसरे फ़रेक को हम कबूल नहीं करते। अब क्या ग्राउंड रियलिटी लग रही है कि वाकई ये जो खित्ता है ये किस तरफ बढ़ रहा है, वाकई जो दिल्ली की जानिब से कहा जा रहा है या फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक अच्छी पेशरफ्त हुई है
वाकई हम जी। गैर जानिबदाराना तौर पर देखें और वाकई रियलिटी क्या है, महसूस जो हो रहा है, वो आपको क्या लग रहा है फजल साहब? देखिए, पाकिर साहब, जैसे गौहर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह इसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो कश्मीर का जो मसला है, ये पहले जो हमको बताया जाता था कि ये बायलैटरल इशू है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, फिर उसमें चाइना आते हैं, फिर उसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जैसा आप अभी बता रहे थे कि हम किसी तीसरे पार्टी को एंटरटेन नहीं करते या खारिज कर देते हैं, लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ती है हमारी मर्कजी सरकार को यूरोपियन यूनियन के एमपीज को 3-3 बार लाना कश्मीर? अगर वो ये बोलते हैं कि कश्मीर उनका बायलैटरल, अब तो बायलैटरल पे आ गया, क्योंकि 370 हटने के बाद तो ये मीडिया के जरिए ऐसा बताया गया कि इंटरनल मैटर है। तो कहीं ना कहीं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कश्मीर को प्रेजेंट करना, ये यहाँ की सरकार और वहां की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। जिस जैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है। पहले बायलैटरल बोला जाता है, फिर इंटरनल बोला जाता है, लेकिन फिर इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर चाइना यहाँ से अपना एक कोई दावा देता है। तो इसको ये बोलना कि कश्मीर का मसला ऐसा है कि हम तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते, मुझे लगता है ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो मरकजी सरकार के स्टेप्स रहे हैं कश्मीर को लेकर। दूसरी चीज, अब आगे जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटी है, सिचुएशन है, और उसमें जो फ्यूचर आप जो पूछे कि क्या रहेगा, देखिए, जो मुझे लगता है जो दावे किए गए हैं मरकजी सरकार की तरफ से, जो कश्मीर के नौजवानों को लेके, कश्मीर के जो है बेहतरी को लेके, अमन को लेके जो दावे किए गए हैं, 370 हटने के बाद या उससे पहले भी ये ग्राउंड रियलिटी पे कहीं दिखे नहीं। चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की भी अगर हम बात करते हैं, तो जो दावे हैं उनका और रियलिटी का कहीं दूर दूर तक रास्ता नहीं है। इससे एलियनेशन जो कश्मीर के और दिल्ली के बीच में है वो बढ़ गई है। पहले वो पीपल टू गवर्नमेंट थी कि कश्मीर के लोगों का एलियनेशन सरकार से था, लेकिन अब यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो एलियनेशन है दिल्ली के रीजनल पार्टीज का, वो बढ़ता जा रहा है। तो आगे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पे जो मरकजी सरकार है, अगर उनका इंटेंशन, अगर उनकी नीयत कश्मीर के मसले को हल करना है, तो मुझे लगता है सबसे पहले कश्मीर के अवाम से बात करके उनकी एस्पिरेशंस क्या है उनके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोगों को लगे कि नहीं, मरकजी सरकार जो है उनकी नीयत कश्मीर का मसला हल करने में सच्ची है। क्योंकि चाहे अब वो पाकिस्तान का अगर मसला रहता है, देखिए पाकिस्तान के साथ तो बातचीत हो रही है और आगे भी होगी। अगर हम वाजपेयी जी की बात करें कि वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो ये आज नहीं तो कल होना ही था। अगर आज बात रुक भी जाती है तो आगे फ्यूचर में उसका यही होगा कि ये मसला बात से ही हल होगा। इसका हल जो है गोली से नहीं, बोली से किया जाएगा। लेकिन अभी अगर कश्मीर के अवाम की बात करते हैं या जम्मू या लद्दाख के भी लोगों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कश्मीर के लोगों के पास, कश्मीर के लोगों को बीच जाके, कश्मीर के नौजवानों की, वहां के औरतों की, वहां के बिजनेस सेक्टर की, उनकी एस्पिरेशन, उनकी डिमांड जो है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। तब जाके हम आगे जो है पॉजिटिव नोट पे एलियनेशन को कम, जो ट्रस्ट डेफिसिट है बेसिकली, उसको कम करने का जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गौर साहब, मैं आखिरी सवाल, 2 मिनट है हमारे पास, माजरत के साथ मैं जानना चाहूँगा वही सवाल जो मैंने फजल साहब से किया था, और फिर साथ ही साथ ये है कि मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या लग रही है, एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल ऐलान हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए जाएंगे असेंबली, तो यही पार्टियां जो अब फिलहाल जिनको पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर क़यादतें, वो फिर सब सारे मैदान में होंगे और फिर जो है इलेक्शंस हो जाएंगे। तो फिर मतलब मसले का तो सारा जो है फिर आवाम की जो तायीद होगी या फिर जो चाहते हैं जिसको भी सरकार देना, तो बात ख़त्म हो गई, आई और गई हो गई। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें मैंने जैसा अर्ज किया कि 70 साल से हुआ है। आपने जो एक सवाल आपने ये भी पूछा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन के हवाले से जो कि कोई दूसरा फरीक होता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस पे अभी मोदी जी जो गए थे बांग्लादेश, पड़ोसी मुल्क में, तो वहां उन्होंने जो बयान दिया वही कहा कि जब इंदिरा गांधी जी भारत की वजीर आजम रही, तो उसी दौरान सन 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश बना, बिल्कुल बिलावास्ता और बिलवास्ता जो है
जो भारत का उसमें एक किरदार रहा है जो जी। किसी से ढका छुपा नहीं है। आप कैथरीन फ्रैंक की किताब पढ़ सकते हैं जिसमें उस सारा जिक्र है, ब्लड टेलीग्राम है उसमें सारा जिक्र है। तो जब दूसरों की बात आती है तो तब इंटरफेरेंस को एक तरह से जस्टिफाई किया जाता है। और जब किसी कश्मीरी ने कोई मसला कहीं नहीं लिया था बल्कि खुद अनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अक़वाम मुत्तहिदा में मामला लिया था और उसका इंटरनेशनलाइज किया था। ये किसी कश्मीरी या किसी आप हैदराबाद में बैठ के किसी ने नहीं किया था। और उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट है वो ना तो बाकर साहब ने किया ना गौहर साहब ने किया, या ताशकंद मुआहिदा था ना तो वो गौहर साहब ने किया ना वो फजल साहब ने किया। तो ये तो दो मुल्कों के बीच की बातें हैं। तो इस तरह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मैं कि इसके जो डायमेंशंस है जैसे मैंने कहा एक रीजनल लेवल पे है और एक इंडिया पाकिस्तान के लेवल पे है और एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे है। उन तीनों डायमेंशंस पे बात करनी है। बाकी इंतखाबात कब होंगे नहीं होंगे, डिलिमिटेशन पहले होगा या नहीं होगा, और यही जमातें जिनको इतना सताया गया कल ये वही इंतखाबी मैदान में होंगे, जरूर होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता, वो तो होंगे ही, क्योंकि उससे भी वो तो एक रीजनल फ्रेमवर्क में आता है। लेकिन जो इसके जो मैंने आपको जो बाकी जो डायमेंशंस बताए उनको समझने की, और जो फजल साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की, अगर मामला बायलैटरल भी अब नहीं है, आप शिमला एग्रीमेंट को भी अगर रिजेक्ट कर देंगे, ताशकंद को भी, लाहौर एग्रीमेंट को भी, आगरा समिट को भी, तो जो फिर आप यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन को क्यों ले आते हैं, तब आप उनको क्यों सेटिस्फाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारे जो तजादात हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है, इनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि जो कश्मीर है, कश्मीर वो कहते हैं ना कि तमाम अदवार से गुजरा है और एग्जिस्ट रहा है। तो ये कश्मीरी तब भी होगा, आप उसको पसंद करें या ना करें, कश्मीरी तो रहेगा। और मैं आपसे नफरत करूं या मोहब्बत करूं, आप तो रहेंगे। तो चलिए ये फैसला तारीख पे ही छोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का हम उम्मीद करते हैं कि सब भाईचारे में रहें और सब दोस्ती और मोहब्बत के साथ और उखवत के साथ और गुफ्त शनीद के साथ तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाए। यकीनन अगर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया। नाज़रीन, अभी बात बहुत तवील है, बहरहाल किसी और प्रोग्राम में हम जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर हम जो है इसका दोबारा आगाज़ करेंगे, क्योंकि बहरहाल 70 वर्षों का मामला है, बड़ी तादाद में जाने गई हैं। तो बहरहाल इस मसले का जो या फिर जो भी कहा जा रहा है मसाइल का मसला थोड़ा सा किसी को तल्ख लगता है, तो बहरहाल इसके हल की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसानी ख़दरों पर हल तलब मामला है। बहरहाल इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।